नमस्ते। पूरे देश भर के अंदर बड़ा एक ज्वलनशील मुद्दा है, एक हॉट टॉपिक है, बर्निंग इशू है और आप सब लोग जानते हैं कि वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। हालांकि आर्टिकल 44 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 है, पार्ट 4 है जो, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कि द स्टेट शेल इंडेवर यूनिफॉर्म सिविल कोड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। साफ तौर पर ये इंगित किया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को ये नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक राज्य की कि समान नागरिक संहिता दी जाए। हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 37 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नेवरदलेस फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट से कम भी नहीं है। और तारीख अगर है तो वो है 23 नवंबर 1948, जब संविधान सभा के जो लोग हैं, हालांकि 300 लोग हैं और उनमें जैसे रहमत अली किदवई साहब हो, मौलाना आज़ाद साहब हो, सरदार पटेल साहब हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हो, B.R. अम्बेडकर साहब हो, बहुत सारे लोगों ने क्या काम किया 23 नवंबर 1948 को। उनको लगा कि आगे पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा जो सरकार बनेगी, और क्योंकि समय अवधि उनके पास कम थी तो फंडामेंटल राइट्स में न रखते हुए इसको आर्टिकल 44 बनाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आज तक की सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाए, हालांकि उसका ड्राफ्ट तक तैयार नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात होती है तो वो तब होती है जब अक्सर हम लोग शादी की बात करते हैं। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो क्रिमिनल लॉज हैं, उसके लिए अलग अलग सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड में। कोई लड़ाई करता है, धक्का मुक्की होती है, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा वैसी जघन्य अपराध हो जाते हैं तो उसके लिए सभी धर्मों के लिए क्रिमिनल लॉज के लिए इंडियन पेनल कोड है, उसके तहत सेक्शंस और धाराएँ लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में अलग अलग प्रोसीजर्स के थ्रू, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी कोर्ट हो, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके अंतर्गत सब लोगों को सज़ा, ऑफेंसेस, तमाम सारी चीज़ें मिलती है। जिन लोगों को न्याय मिलना है उनको न्याय मिलता है। लेकिन अलग अलग धर्म है, संविधान तो है भारत का, लेकिन यहाँ बहुविधान चलते हैं पर्सनल लॉज में, सिविल लॉज में। ये बात इसलिए क्योंकि जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हम लोग लड़का और लड़की की उम्र की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, पारसी जो धर्म है उसमें पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनमें अपने अपने मैरिज एक्ट्स हैं और अलग अलग एजेस उनमें बनाई गई हैं लड़के और लड़कियों की कि कब उनकी शादी होगी। ऐसे ही शरीयत एक्ट जो कि 1937 में बना, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोग चलते हैं, उसमें अलग उम्र लड़कियों की लड़कों की रखी हुई है। तो अगर हम लोग ठीक से देखने की कोशिश करें तो कोई यूनिफॉर्मिटी या एक समान लड़के और लड़की की उम्र किसी भी धर्म समुदाय में नहीं है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियंस में अगर देखा जाए तो लड़की की उम्र 18 साल है और लड़के की उम्र 21 साल है। मुस्लिम समुदाय में अगर हम लोग देखें तो शरीयत एक्ट 1937 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लड़की है जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो तकरीबन 8-9 साल की जब लड़की हो जाएगी उसके बाद उसकी शादी हो सकती है। लेकिन एक और मान्यता मुस्लिम समुदाय में ये भी है कि जो प्रोफेट मोहम्मद साहब है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनकी शादी आयशा से जब हुई तो उस समय आयशा जी की उम्र 6 साल की थी। 3 साल तक वापस वो अपने घर में ही रहती हैं और 9 साल की जब वो हो जाती हैं तब वो पैगंबर मोहम्मद साहब के घर आती हैं। तो ये मान्यता मुस्लिम समुदाय में बहुत पहले से है कि 9 साल की कोई लड़की होगी वो शादी के लायक हो जाएगी। और अगर हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध में और क्रिश्चियंस में देखा जाए तो वहाँ भी उम्र समान नहीं है लड़के और लड़कियों की। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ समान हैं, लेकिन जब उम्र की बात होती है तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें शुरू हो जाती हैं। तो तब हम लोग देखें तो चाहे वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, इनमें एज कोई एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन WHO की जो रिपोर्ट है या साइकेट्रिस्टों की जो रिपोर्ट है, MBBS डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर ये है कि जो लड़की की उम्र शादी की होनी चाहिए वो 20 साल के बाद होनी चाहिए, तब जाकर के जो लड़की है वो परिपक्व हो पाती है। ऐसा WHO की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो साफ तौर पर ये बात करते हैं कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लड़की तब सुदृढ़ हो जाती है जब उसकी उम्र 20 साल की हो जाएगी।
तो ऐसी बहुत सारी एक तरीके से हम लोग कहें कि डिस्पैरिटीज़ हैं, वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो वो तमाम सारी चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। चाहे उम्र सभी समुदायों में एक समान, चाहे वो 18 साल रखनी हो 18 साल रखो, 21 साल रखनी हो तो 21 साल रखो, लेकिन वो उम्र जो होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तब हम लोग ये देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कैसे होगा। शादी की बात हो गई, अब माना शादी ठीक ठाक चली तो कोई बात उसमें कोई विघ्न नहीं आया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ पति पत्नी के बीच में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड तब बात शुरू हो जाती है फिर से कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया, तो अगर देखा जाता है जो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, जो जिस आधार पर डिवोर्स लेते हैं या तलाक़ लेते हैं, तो अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि कभी बांझपन होता है तो उस पर भी लड़के और लड़की के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, वो भी एक तरीके से ग्राउंड बन जाता है लड़ाई का, तलाक़ का। ऐसे ही नपुंसकता भी है, ऐसी लिप्रोसी है, किसी पे कोढ़ हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि लड़का कहीं 6-7 साल से बाहर चले गया, गायब हो गया और लड़की, तब ये भी एक ग्राउंड बनता है कि वो तलाक़ ले सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है, जो तरीका है तलाक़ लेने का, हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध में अगर देखा जाए तो कोर्ट के ज़रिए तलाक़ हो जाता है। हिंदू में भी अगर लड़का लड़की हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में अगर तलाक़ होगा तो 6 महीने के बाद 3-4 हियरिंग, 3-4 काउंसलिंग के बाद क्या होता है कि वो तलाक़ हो जाता है। लेकिन क्रिश्चियन समुदाय में अगर देखा जाए, क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो 2 साल का कूलिंग टाइम पीरियड है। अगर तलाक़ होगा तो 2 साल तक एक तरीके से कूलिंग टाइम पीरियड उसको कहते हैं। क्या पता 2 साल के अंतर्गत फिर से उनसे बातचीत हो जाए। उनके गैप 2 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड उन दोनों के बीच में 2 साल का होता है। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में देखा जाए, हालांकि आज हम लोग 2024 में हैं और हम लोग ये जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक़ को ख़त्म किया, वो तलाक़ बिद्दत है, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय में और बहुत सारे एक तरीके से अल्टरनेटिव्स निकल कर के आए कि उनसे वो तलाक़ ले सकें। आज भी SMS के ज़रिए, आज भी ईमेल के ज़रिए, आज भी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ऐसे तलाक़ लेने के तरीके हैं। तलाक़ किनाया, तलाक़ हसन, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स मुस्लिम समुदाय में बने हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों का ये जो प्रोसीजर है कि तलाक़ अगर हो तो उसका प्रोसीजर समान होना चाहिए प्रत्येक धर्मों में। तो ये जो पर्सनल लॉज हैं ये एक समान हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि माना अगर तलाक़ हो गया किसी लड़की का, तो ये बार बार हम लोग बात कर रहे हैं शादी के बाद की बात। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी अभी लागू हो रहा है। अभी मतलब जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्टिव होता है। माना डिवोर्स हो चुका है, तलाक़ हो चुका है, तो वो लड़की जो है वो अपने घर से, अपने माता पिताजी से तो अलग हो ही जाती है पहले जब शादी हो जाती है। और जब उसके पति ने भी उसको तलाक़ दे दिया है तो वो लड़की कहाँ जाएगी? तो उसके लिए एक मेंटेनेंस की बात की गई है, गुजारा भत्ते की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि उसको भी जीने का अधिकार है, अपने बच्चों को पालने का अधिकार है, तो उसको भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखें तो उसमें बात है कि यूनिफॉर्मिटी इन फॉर मेंटेनेंस। अगर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियंस में देखा जाए तो उसमें एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है और वो बिल्कुल निर्धारित है कि इतना मेंटेनेंस इनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में अगर देखा जाए तो जो बहन बेटियां मुस्लिम समुदाय में है उनको महर की एक रकम होती है, वो बहुत कम होती है। कभी वो 5,000 रुपये होती है, कभी 10,000 रुपये होती है। और बहुत बड़े बड़े जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं तो उन्होंने जब अपनी जो पत्नियां हैं उनको जब उनको तलाक़ दिया तो तकरीबन जो महर की रकम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये दी। 50,000 रुपये उससे क्या कभी गुजारा भत्ता हो सकता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात करता है कि अगर तलाक़ हो चुका है तो उस लड़की को भी जीने का अधिकार है, अपने बच्चों को पालने का अधिकार है, उसको भी एक मेंटेनेंस, उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा। जो बार बार हम लोग ये सुनते हैं कि मुस्लिम जो पुरुष है वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन जो मुस्लिम महिला है वो 4 शादी नहीं कर सकती है। तो ये एक तरीके से डिस्पैरिटी है। और एक तरीके से जो सेक्शन 494 है इंडियन पेनल कोड का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पॉलीगैमी जो है वो एक तरीके से प्रोहिबिटेड है। लेकिन उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है कि पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के जो कहेंगे वैसे अगर हो सकती है शादियाँ तो वो होंगी। तो ये एक तरीके से जो हिंदू धर्म में है कि एक व्यक्ति एक ही महिला से शादी करेगा,
और एक ही शादी करेगा। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में अगर देखा जाए तो एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। तो ये एक तरीके से पर्सनल लॉज जो हैं अलग अलग धर्मों के, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि हिंदू धर्म में एडॉप्शन जो गोद लेने की बात है, लड़के लड़की अगर माना उनके बच्चे नहीं हुए तो वो गोद ले सकते हैं किसी को भी। लेकिन मुस्लिम समुदाय में अगर देखा जाए तो गोद लेने की जो प्रक्रिया है, एडॉप्शन करने की जो बात है, वो नहीं है। तो लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मुस्लिम बहन बेटियों को भी एक तरीके से अधिकार दिया जाएगा कि वो भी गोद ले सकते हैं। अगर वो अभी तक शरिया एक्ट जो 1937 का चल रहा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो गोद नहीं ले सकती है। माना एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि उन हस्बैंड वाइफ का कोई बच्चा अगर नहीं होता है तो वो लड़का क्या करता है, वो और दूसरी किसी महिला से शादी कर देता है। तो देखिए उस महिला के ऊपर कितनी बीतती होगी कि अगर बच्चा नहीं है, वो एडॉप्शन नहीं कर सकती है, गोद नहीं ले सकती है, तो दूसरी एक महिला उसके घर में आ जाएगी। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो एडॉप्शन की बात जहाँ तक है तो एडॉप्शन एक प्रक्रिया जो होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। सबको अधिकार दिया जाएगा कि सब लोग गोद ले सकते हैं किसी को भी, किसी भी बच्चे को। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि इनहेरिटेंस और सक्सेशन की जो बात है, जो वसीयत की बात है, कि सबको समान अधिकार से वसीयत जो मिलेगी, जो सक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से बात करता है यूनिफॉर्मिटी फॉर एज की बात करता है कि सारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियंस हों, उनमें लड़के और लड़कियों की उम्र समान होनी चाहिए। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ की बात होती है कि जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है, माना है तलाक अगर होता है तो उसका प्रोसीजर चाहे वो कोर्ट के ज़रिए हो तो सारे धर्मों में कोर्ट के ज़रिए होना चाहिए। हालांकि तलाक़, मैंने कहा कि तलाक़ बिद्दत अभी ख़त्म हुआ है जिसको ट्रिपल तलाक़ के नाम से जाना गया, लेकिन अभी तलाक़ हसन, तलाक़ किनाया, बहुत सारी चीज़ें अभी भी अल्टरनेटिव्स चल रहे हैं। तो उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मेंटेनेंस जो है, जो मुस्लिम महिलाओं को अभी तक नहीं मिलता आया है, वो बहुत कम मेहर की रकम मिलती है, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे बाकी धर्म के, बाकी समुदाय के लोगों को मेंटेनेंस मिलता है महिलाओं को तलाक़ के बाद। फिर उसके बाद एडॉप्शन का भी जो बात है कि हिंदू में भी सबको एडॉप्शन का एक तरीके से अधिकार है, तो मुस्लिम में भी सारी महिलाओं को, पुरुषों को एक तरीके से एडॉप्शन की बात होनी चाहिए। तो ऐसी बात है। और फिर उसके बाद पेरेंटल केयर की बात ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि अगर किसी परिवार में एक लड़की ही है, कोई उसका भाई नहीं है और माता पिताजी की उम्र बढ़ रही है, तो पेरेंट केयर की भी बात होती है, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसमें यूनिफॉर्मिटी ये कि किसी भी धर्म की कोई महिला होगी, लड़की होगी, वो अपने माता पिता की केयर करने के लिए जा सकती है, वापस अपने घर जा सकती है। तो ये बात यूनिफॉर्मिटी की बात है कि समान चीज़ें होनी चाहिए सारे समुदायों में। तो ये बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आने वाले समय में अभी जैसे उत्तराखंड के अंदर ड्राफ्ट तैयार हुआ है, विधानसभा के पटल पर उसको रखा जाने वाला है, और यकीनी तौर पर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य गोवा के बाद बन जाएगा कि आज़ादी के बाद, क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं कि पुर्तगालियों ने वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था गोवा में, लेकिन आज़ादी के बाद पहला ऐसा स्टेट, पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जिसका कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और कानूनी तौर पर उसको एक तरीके से उसका फॉर्मुलेशंस, उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूर्ण होने वाली है और यूसीसी लागू होगा उत्तराखंड के अंदर। तो हम सब लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि यूसीसी कब लागू होने वाला है, समान नागरिक संहिता क्यों लाई जा रही है, और पूरे देश भर के अंदर अगर क्रिमिनल लॉज सबके लिए सेम है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कहीं होता है तो उसके लिए तो क्रिमिनल लॉज है, इंडियन पेनल कोड है जिसके अंतर्गत अलग अलग सेक्शंस हैं, धाराएँ हैं और जिसके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, न्याय मिलता है। ऐसे ही पर्सनल लॉज जो अलग अलग समुदायों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं, वो एक समान होने चाहिए। एक समान होंगे तो तब जाकर के हमारा जो देश है, जो सेकुलर की बात करता है कि हमारा देश सेकुलर देश है, तब जाकर के उसकी एक तरीके से सार्थकता होगी। तो हम सब लोग ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर ड्राफ्ट तैयार करे। हालांकि अलग अलग राज्य इसमें अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और जब केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करेगा, पूरे देश भर के लिए अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी, तो सारे मज़हब, सारे धर्म, सारे समुदाय के लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रहने वाले हैं जैसे इस देश में अभी तक रहते आए हैं। आप सब लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने वाला है, सबको भी पहले अग्रिम बधाई है। और आप सब लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि
केंद्र सरकार इस पर ड्राफ्ट तैयार करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, सबको समान नागरिक संहिता की बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम।